Hello friends, I welcome you all to a Skylark Civils Academy. Friends, till now you might have been knowing about the recent happenings that took place in the Middle East regarding the Israel-Palestine conflict. So, in this video, I am going to follow what was the India's response in actually the diplomacy that India plays between the Israel and Palestine conflict. So, let's move and first we will try to make you aware of the recent history of the Israel and Palestine. What is the cause of main conflict between the two? So let's start. Friends, एक्चुअली अगर हम देखें तो इजराइल का अस्तित्व के बारे में बहुत लोगों को डाउट है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो 1948 में बना है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. अगर आप हम हिस्ट्री में जाएं तो इजराइल की एक्चुअली में जो जन्म स्थान है वो जेरूसलम है. ज्यूज का मानना है, उनके जो ग्रंथ में दी हुई है उसके अनुसार ज्यूज का जो अपना एंसेस्ट्रल प्लेस है वो कौन सी है? जेरूसलम है. लेकिन विद टाइम वहां पर आए रोमन एम्पायर, फिर आया पर्शियन एम्पायर, बैक्ट्रियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर. इन सब ने इतना प्रोसिक्यूशन हुआ ज्यूज का कि वो फाइनली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग सेटलमेंट्स में जाकर बस गए. क्योंकि बहुत सारी विद्या, अगर कहा जाता है मानव इतिहास में अगर किसी का सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है तो वो ज्यूज का हुआ है. लेकिन ज्यूज ही ऐसे इतिहास में लोग हैं जो कि फिर भी अपने आप को अस्तित्व को मेंटेन रख सके. तो फ्रेंड्स, यही एक रीजन है कि हमें पता है कि ज्यूज जो है वो आज के टाइम में 1948 से पहले खास करके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिखरे पड़े थे. लेकिन 1948 में ऐसा क्या हुआ जो फिर इजराइल अस्तित्व में आया और फिर ये पूरी की पूरी आज की जो घटना है वो उस पर बेस्ड हुई. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इजराइल है कहां. अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया के अगर हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है, उसमें अगर सिनाई पेनिनसुला आप देख रहे हो तो ये है, ये इजिप्ट के सामने सिनाई पेनिनसुला, और ये जो सिनाई पेनिनसुला के ऊपर वाली जो पार्ट है ये है इजराइल. और इजराइल में ही दो पार्ट है, एक वेस्टर्न बैंक एरिया और एक ये साइड में गाजा स्ट्रिप, ये है फिलिस्तीन की पार्ट. ठीक है, अगर आप दूसरे मैप में देखें तो ये इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद आप देख रहे हैं जॉर्डन, और जॉर्डन के बाद जो येलो वाली पार्ट है ये एक्चुअली है इजराइल. इजराइल में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तो दो पार्ट है, एक होता है ब्लैक पार्ट इन द वेस्टर्न बैंक. इस पार्ट को कहते हैं वेस्टर्न बैंक क्योंकि वो डेड सी के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है. और जो अगर आप ईस्टर्न साइड में देखें तो मेडिटेरियन सी के साउथ वेस्ट वाले पोर्शन में ये जो है ये एरिया जो है ये है गाजा स्ट्रिप. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन. तो एक्चुअल में क्या है कि इजराइल में जो येलो वाली पार्ट है आज के टाइम में पूरी इजराइल की पार्ट है, और ये जो ब्लैक वाली पार्ट जो है गाजा स्ट्रिप ये पैलेस्टीनियंस की एरिया है, और ये जो वेस्ट बैंक वाले एरिया है ये भी पैलेस्टीन की एरिया है. ठीक है फ्रेंड्स, जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कंफ्लिक्ट, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कंफ्लिक्ट हुई क्यों. तो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है यह सिटी. इस सिटी का नाम है शेख जर्राह. अगर हम आपको थोड़ी सी पास्ट में ले जाएं और इसके बारे में बताएं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए, तो शेख जर्राह जो एरिया है एक्चुअली में यह एरिया 1948 में जब इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था तो उस टाइम में यह जो एरिया है शेख जर्राह का एक्चुअली में वेस्टर्न बैंक वाले एरिया में लाई करता है, और यह एरिया में जो कंट्रोल था वो जॉर्डन का हो गया था, और जॉर्डन ने लंबे समय तक कहे तो 1967 तक इस एरिया में अपना कंट्रोल रखा. इस टाइम में 1948 टू 1967 जॉर्डन ने क्या किया, इस एरिया में बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को बसाया. आज का जो एरिया है ये शेख जर्राह, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस मेनली रहते हैं. अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में हुआ यूं कि इजराइल के जो कुछ लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस चली थी इस बात को लेकर. उनका कहना था कि ये जो शेख जर्राह वाली एरिया है वो उनकी एरिया, उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने काफी लंबे टाइम तक जब वहां पर केस चली तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हाँ इस सारे एरिया के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी इजरायली के पास में है. एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों, जब इजराइल 1948 में इजराइल रियल में अस्तित्व में आया इस एरिया में, तो बहुत सारे इजरायली जो ज्यूज थे उन्होंने यह एरिया को खरीदा था अरब से, क्योंकि उस टाइम पैलेस्टीन नहीं था, उस टाइम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम पैलेस्टीनियंस वेयर आल्सो अरब्स. तो क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, सारे कुछ थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस दिस एरिया बिलोंग्स टू इजराइल सो द इजरायली गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एवैक्यूएट दिस एरिया फ्रॉम द पैलेस्टीन. तो उनका कहना था कि इजरायली जो गवर्नमेंट है उस एरिया को खाली करे और यहाँ पर ज्यू सेटलमेंट्स को फिर से अस्तित्व में लाए. अब हुआ क्या, इस बात को देखते हुए जो पैलेस्टीन और जो अरब वर्ल्ड है उनमें काफी उफान आया. उनका मानना था कि नहीं ये तो इलीगल हो जाएगा, जो काफी टाइम से यहाँ पर 1947-48 से पैलेस्टीनियंस बस रहे, तो अब जैसे है उन्हें वैसा रहने दो, अब के टाइम में इन्हें हटाना सही नहीं होगा. पहला रीजन ये था. दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन इस एरिया को लेकर इतना सेंसिटिवनेस का जो है वो ये है कि यह एरिया जो है वो इसी एरिया को क्रॉस करके लोग अल अस्का मॉस्क में जाते हैं. फ्रेंड्स, अगर अल अस्का मॉस्क के बारे में बात करें तो ये है थर्ड होलिएस्ट श्राइन ऑफ मुस्लिम्स. अगर मुस्लिम वर्ल्ड में देखें तो तीन मेजर जो होलिएस्ट श्राइन है वो क्या है, पहला है मक्का,
फिर है मदीना और थर्ड है अल अस्का मॉस्क। अगर मक्का और मदीना का बात करें फ्रेंड्स तो ये सऊदी अरब में पड़ता है, वेयर एज अगर हम अल अस्का मॉस्क का बात करें तो ये जेरूसलम में पड़ता है। तो क्योंकि अल अस्का मॉस्क को पहुंचने के लिए इससे एक जर्रा वाले एरिया से क्रॉस करना पड़ता है, तो कल के टाइम में एक अरब्स को और जो पैलेस्टीनियंस थे उन्हें डर था कि कल के टाइम में यदि कभी भी इजराइलीज के साथ में फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो हो सकता है वो इस एरिया को ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न था, इसके कारण वो शेख जर्रा को देने के से विचार में नहीं थे। अब क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम रमजान का महीना चल रहा था तो बहुत सारे जो अरब्स थे और पैलेस्टीनियंस थे स्पेशली वो अल अस्का मॉस्क में जाते थे प्रेयर्स के लिए। तो जब उन्हें ये पता चला कि अच्छा इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इन सेटलमेंट्स को, पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स को हटा के वहां पे इजरायली को, ज्यूज को बसाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, अल अस्का मॉस्क से पथराव किया इजरायली फोर्सेज में। और क्योंकि आपको पता है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मोसाद है वो पहले से ही बहुत ही अलर्ट रहती है, तो उन्होंने पहले से इजरायली फोर्सेज को बाहर रखा था, उन्हें अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, इजरायली जो फोर्सेज थे वो तुरंत रिस्पॉन्ड किए और उन्होंने अल अस्का मॉस्क के अंदर जाकर बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो कि पथराव कर रहे थे और बहुत सारे अन्य भी जो लोग जो प्रेयर करने गए थे उन्होंने वहां पर अल अस्का मॉस्क में उन्हें गिरफ्तार किया, बहुत सारी गोलीबारी भी की। तो इससे क्या हुआ, जो एक मुस्लिम वर्ल्ड की जो सेंटिमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि ये वन ऑफ देयर होलिएस्ट साइट्स है, वहां पर जाके गोलीबारी हो वैसा, ये सेम वैसा ही होता था जैसे 1984 में जो हुआ था, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, वो भी क्यों, किस रीजन से हुई थी, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल था वहां पर अंदर में इंडियन गवर्नमेंट ने थी, वहां उन्होंने आर्मी से ऑपरेशन करवा दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार से कहा जाता है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी लोग आज के टाइम में दो चीज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पहला हो गया रिलीजन और दूसरा होता है नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये जो रिलीजन की बात है इसके कारण जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है वो एकजुट हो गए, और यह रीजन था कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थी जो गाजा में थी उसका नाम है हमास। एक्चुअली जो हमास जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है गाजा में, वो इस लेवल की उनका सेंटिमेंट हट हो गया कि उन्होंने बहुत ही सारे, ओवरऑल कहा जाता है लगभग 4000 रॉकेट्स इजराइल की जो कमर्शियल कैपिटल है तेल अवीव उसकी तरफ उन्होंने लॉन्च किया था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम था, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे जो इनकमिंग रॉकेट्स था उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था एक बैकग्राउंड ताकि आप सब इजिली चीजों को समझ सके। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है, क्योंकि हम लोग डीक्लटर सीरीज है, डीक्लटर सीरीज में हम चीजों को आसान भाषा में समझने की ट्राई करते हैं। हमने न्यूज से मतलब नहीं होते, न्यूज के जो हिडन एजेंडा है हमें वो समझने की हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई इंडिया फॉलोज मिडिल पार्ट डिप्लोमेसी व्हाइल डीलिंग विद इजराइल एंड पैलेस्टीन। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग की अनुशंसा का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे जो बेस्ट मार्ग होता है वो कौन सा होता है, मिडिल पाथ, कहे तो मध्यम मार्ग। अगर आप इंडिया और अगर इंडिया का रिस्पांस देखें कभी भी इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में, तो इंडिया हमेशा ये मिडिल पाथ को ही फॉलो करती है, मिडिल पाथ डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, मध्यम मार्ग को। जैसे कि आप देख सकते हैं जब पहली बार जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में फाइट हुआ तो इंडिया की तरफ से जो ट्विटर रिस्पांस आया था वो आपके स्क्रीन में, वहां पर क्या दिया हुआ, इंडिया कंडेम्स ऑल वायलेंसेस बट सिंगल शॉट रॉकेट अटैक्स नॉट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, ऐसा कहा, उन्होंने कहा था कि मैं हर टाइप की वायलेंस के अगेंस्ट हूं, लेकिन खास करके जो गाजा से जो रॉकेट दागे गए थे पहले इजराइल की तरफ, इसके अगेंस्ट में इंडिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दागा गया था। इसके बाद अगर फ्रेंड्स आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहां पर है हमारे जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के टीएस त्रिमूर्ति सर का, उनका ट्वीट है, इन टुडेज यूएनएससी मीटिंग ऑन इवेंट्स इन ईस्ट जेरूसलम एंड एल्सवेयर आई मेंशन्ड, पहला क्या है, कंडेम ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस स्पेशली रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। वहां भी इन्होंने कहा कि हम सारे टाइप के वायलेंस के अगेंस्ट है, लेकिन खास करके जो रॉकेट अटैक हुए हमास के द्वारा फ्रॉम गाजा, ये इसके हम ज्यादा कंडेम करते हैं। मॉन ट्रेजिक डिमाइस ऑफ इंडियन नेशन इन इजराइल। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक इंडियन, केरल की एक इंडियन सिटीजन थी जो कि इजराइल में उस टाइम थी, उनका वहां पर गाजा स्ट्रिप से जो रॉकेट फायरिंग हुई थी उसके कारण उनका डेथ हो गया था, तो इंडिया ने उसका भी शोक व्यक्त किया। उसके बाद क्या था, इंडिया वांट्स इमीडिएट डी एस्केलेशन नीड ऑफ आर, इंडिया कहना है कि तुरंत से तुरंत आप लोग अपने अपने सीज फायर लाइन में जाइए, सीज फायर कर लीजिए, और मैं नहीं चाहता कि अब ये और आगे लड़ाई बढ़े। और क्या तीसरा, रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस को। फ्रेंड्स ये जो रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस को है ना, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले, आप मैप में देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, सबसे पहले जब इजराइल अस्तित्व में आया 1946-47 के अप्रोक्स में, तो ये था पहला वाला जो मैप है, ये था पूरी तरह से इजराइल और पैलेस्टीन का मैप। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन वाला वो पैलेस्टीन है, और जो छिटपुट जो व्हाइट वाली पार्ट है ये है इजराइल का पोर्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो उनकी फाइट हुई 1947 में जो पहला वॉर हुआ, तब क्या हुआ, इजराइल जीता, और इजराइल ने इतना सारा एरिया, जो व्हाइट वाली जो एरिया, इतना सारा एरिया जो है पैलेस्टीन से क्या किया, अधिग्रहण कर लिया, या फिर आप कह सके कि ऑक्यूपाई कर लिया।
उसके बाद फिर 1967 में आपको पता है 7 डेज वॉर हुआ था, और 7 डेज वॉर में फिर इसराइल ने और भी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, और इतना बड़ा हो गया इसराइल, और फिर इतना छोटा रह गया फिलिस्तीन। और फिर 2000 में लगभग एक और वॉर हुई जिसमें कि इसराइल ने लगभग बहुत सारे एरिया इनका क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। और पैलेस्टीनियन जो कि पहले के टाइम में बहुत ही बड़ी एरिया हुआ करती थी, वो आज के टाइम में 2000 के टाइम में, जब जो आप ये पेंसिल वाले साइड में देख सकते हैं सबसे लास्ट स्लाइड, वहां पर क्या है, बहुत ही छोटे से एरिया में वो सिमट कर रह गया। ठीक है, तो इसलिए इंडिया कहता है कि वी डोंट वांट एनी फर्दर एस्केलेशन एंड वी रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस क्यू। मतलब अब हम नहीं चाहते कि यहां से फिर से टेरिटोरियल कोई चेंज हो, क्योंकि इसराइल को फिर से पूरे वर्ल्ड को क्या डर था कि फिर से इसराइल क्या करेगा, बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन का जो छोटा मोटा जो बचा है गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक में थोड़ी बहुत एरिया, वो भी कहीं इसराइल फिर से ना कब्जा कर ले। अब हम मूव करते हैं फ्रेंड्स की आखिर आज के टॉपिक क्यों है कि व्हाई इंडिया वांट्स दिस मध्यम, व्हाई इंडियन डिप्लोमेसी मूव्स टुवर्ड्स दिस मध्यम मार्ग थ्योरी। ठीक है, तो आप पहले देख सकते हैं, पहले दो जो ट्वीट्स थी उसमें इंडिया ने क्या किया था, इंडिया यहां पर इजराइल के लगभग सपोर्ट में दिख रहा है, और लगभग वो किसके निंदा कर रहे हैं, वो हमास के द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किए गए उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट में फ्रेंड्स पता चला होगा कि ओआईसी कंट्रीज जो है, एक्चुअली ओआईसी है गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कंट्रीज है, ये ग्रुप ऑफ 57 कंट्रीज। ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 57 कंट्रीज, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएनएससी में पहले इन्होंने ट्राई किया कि यूएन में कोई रिजोल्यूशन पास हुए इसराइल के अगेंस्ट में और उन्हें इंस्टेंटली सीज फायर करने के लिए अनुरोध किया जाए, लेकिन वहां पर क्या हुआ, यूएस ने बार बार वीटो कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने यूएनएचआरसी में गया, क्योंकि यूएनएचआरसी में यूएस एक मेंबर यूएनएचआरसी का है नहीं। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी से यूएस को पुल आउट कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो यूएनएचआरसी है वो टोटली बाइज्ड है अगेंस्ट इसराइल, तो इसलिए उन्होंने यूएनएचआरसी से मूव कर दिया। सिंस यूएनएचआरसी से यूएस मूव कर गया, तो क्या किया उन्होंने, यहां पर कोई वीटो करने वाला नहीं मिला। ठीक है, तो ये यूएनएचआरसी में रिजोल्यूशन पास हुआ। अब इस रिजोल्यूशन में जब वोटिंग हुई तो आप देख सकते हैं इंडिया का जो स्टांस था वो क्या था, एब्सटेनिंग। देखिए, ए का मतलब होता है एब्सटेन, एब्सटेन मतलब हम किसी की तरफ वोट ना करेंगे, मतलब वोटिंग से एब्सटेन हो गए। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज आप दिख रही है, दिख रही होगी वाई का मतलब होता है यस, यस मतलब वो कंट्रीज जो कि इसराइल के अगेंस्ट में वोट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक रेड में आपको दिख रहा होगा एन मतलब होता है नो, मतलब वो कंट्रीज जिन्होंने इसराइल के सपोर्ट में वोट किया है, और जो थर्ड दिख रहा होगा वो हो गया ए मतलब दोज कंट्रीज हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोटिंग करने से एब्सटेन कर लिया। मतलब ना हम इसराइल की तरफ है, दिखाया कि यहाँ पर पहले दो में इसराइल की तरफ थे, अब यहाँ पर दिखाया कि नहीं मैं इसराइल की तरफ भी नहीं और फिलिस्तीन की तरफ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी आज के टाइम में है वो क्लियर कट नहीं है, वो क्लियरली किसी के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होते या किसी के सपोर्ट में नहीं खड़ा होते। वो इस केस में क्या करते हैं, एक नीपा पोती का काम करते हैं, एक न्यूट्रल मार्ग अपनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उनका इस मैटर में क्या रिस्पॉन्स हुआ, ताकि आप इस चीज को, इस कंसेप्ट को एक वाइडर व्यू में देख सको। ठीक है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स देखेंगे वो यूएस और यूरोप के बारे में। फ्रेंड्स, यूएस और जो यूरोप होते हैं वो, अगर आप इसराइल और पैलेस्टीन की बात करें तो वो ज्यादातर इसराइल के सपोर्ट में होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यूएस और यूरोप है ये लोग ही ऐसे हैं, ये इन दो देशों ने ही या इन दो कॉन्टिनेंट है, ये दो कॉन्टिनेंट ने ही इसराइल का टोटली रियल में तो इस्टेब्लिशमेंट कराया था उस पैलेस्टीन वाले एरिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्या मिलता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम था, जैसे मैंने आपको भी इसराइल की हिस्ट्री में बताया कि उस टाइम क्या था, बहुत सारे इसराइली जो थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैले पड़े थे। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कुछ जो ज्यूज लोग थे वो ब्रिटेन में रहते थे, कुछ ज्यूज थे वो जर्मनी थे, कुछ इटली में थे, कुछ पोलैंड में थे। कहने का मतलब कि बहुत सारे ज्यूज एलाइड पावर्स की तरफ थे, बहुत सारे ज्यूज एक्सिस पावर्स की तरफ थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वॉर हुआ इनमें, तो जो सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, उसमें जो था, जब आपका एक्सिस पावर्स जो था, सेंट्रल पावर्स, जब वो हारा था, तो जैसे जर्मनी जैसे देश में ऐसा हिटलर का मानना था कि ये ज्यूज थे, उन्होंने उनको धोखा दिया, उसके कारण वो वर्ल्ड वॉर हार गए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा 1930s के अप्रॉक्स में उन्होंने ज्यूज का परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था हिटलर ने जर्मनी में। उन्हें होलोकॉस्ट में लगभग कहा जाता है मिलियंस ऑफ ज्यूज को मार दिया गया बहुत ही बेरहमी से। क्यों, क्योंकि दो रीजन था। पहला तो उन्हें लगता था कि वर्ल्ड वॉर 1 हमारे ज्यूज के कारण में, क्योंकि ये हमारी तरफ से नहीं लड़े, ये उनकी तरफ से लड़े और ये मतलब धोखेबाज है, उनको ऐसा लगता था। दूसरा जो उनका नाजी पार्टी जो थी हिटलर की, उनका मानना था दे बिलीव इन रेशियल सुपीरियरिटी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जो रेस है, कहने का मतलब जो आर्यन रेस है वो सबसे सुपीरियर है और बाकी जो रेसेस है वो इंफीरियर रेसेस है। तो उनका कहना था कि जर्मनी में सिर्फ एक रेस के लोग होना चाहिए जो कि सुपीरियर रेस के लोग है, जो आर्यंस, बाकियों को या तो खत्म कर दो या फिर प्रोसिक्यूट कर दो। तो वो एक मेन रीजन था कि इसराइल का वहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था उस टाइम में, उस वक्त में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में दोनों की जरूरत थी। एक्सिस पावर्स को भी सेना की जरूरत थी और दूसरे कंट्रीज के सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इधर भी मिलिट्री और इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज और इन द फॉर्म ऑफ इनकम, उन्हें जरूरत थी दूसरे कंट्रीज की, और इधर जो एलाइड पावर्स थे इन्हें भी जरूरत थी। तो उस टाइम में ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, वर्ल्ड के ज्यूज, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो,
वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अंत में हम आपको एक कंट्री दे देंगे जेरूसलम के पास में। अब देखिए, क्योंकि जूस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बिखरे पड़े थे उस टाइम तक, तो उन्हें भी मन था कि हमें भी एक कंसोलिडेटेड अपना देश मिले, क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो हर जगह वहां पर वो माइनॉरिटी थे, क्योंकि वो दूसरे देश में बसे थे छोटे छोटे भाग में। तो क्या होता था, उनका हमेशा प्रोसिक्यूशन होते रहता था। तो इस चीज को लेकर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो ज्यूज थे उन्होंने अलाइड पावर्स का सपोर्ट किया, और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 में जब अलाइड पावर्स की जीत हुई, तो क्या किया, यूएस ने और ब्रिटेन वगैरह ने मिलकर इजराइल को पैलेस्टीन वाले एरिया में बसा दिया। तो इस तरह में उनका एग्जिस्टेंस ही हुआ, क्योंकि इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है वही यूएस और यूरोप का देन है, इसलिए वो हमेशा इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो क्यों सपोर्ट करते हैं यूएस और यूरोप इजराइल को, तो दूसरी बात है ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इजराइल फॉर नेटो टू काउंटर अरब्स। अब देखिए, मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में अगर इनको कोई भी बॉम्बिंग करना हो, या फिर कोई भी स्पाइंग नेटवर्क बिछाना हो, या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए क्या है, सबसे बेस्ट है, उनके लिए सबसे बेस्ट है इजराइल। इजराइल के थ्रू वो क्या करते हैं, उस पूरे एरिया में कंट्रोल कर पाते हैं, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में। तो क्योंकि इजराइल जो है, आप देख सकते हैं, वो चारों तरफ अरेबियन कंट्री से घिरा हुआ है, तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में फॉर ऑल दीज नेटो कंट्रीज। तो ये एक दूसरा रीजन है कि वो हमेशा इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहते हैं। थर्ड क्या है, नो ऑयल परचेज फ्रॉम द रीजन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूएस और यूरोप को देखें, तो ये जो मिडिल ईस्ट वाले एरिया है या जो अफ्रीकन कंट्रीज है, इनसे ये ऑयल इंपोर्ट या तो नहीं करते, या तो बहुत ही मिनिमम मात्रा में करते हैं, जिससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एनर्जी सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। यदि यूएस का बात करें, तो वहां जब से सेल गैस की फाउंडेशन हुआ है, पता चला है, तब से ऑलरेडी यूएस सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और जो यूरोप और दूसरी कंट्रीज है, वो भी आज के टाइम में मैक्सिमम ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, तो यूएस से करते, या तो वो रशिया से ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे जो नॉर्डिक आइलैंड है, वहां भी बहुत सारे तेल के अच्छे खासे भंडार है, वो वहां से लेते हैं। ठीक है, तो उनको इस एरिया में ऑयल के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी रीजन है, जो कि आपको इंडिया के केस में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आया कि आखिर क्या रीजन है। तीसरा क्या है, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। यदि आप बात करें इजरायली टेक्नोलॉजी की, तो वर्ल्ड में जितने भी मेजर डिफेंस कोलाबोरेशंस होते हैं, आप उसमें देखिएगा कि इजराइल बहुत बड़ा भागीदार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में यदि एयरक्राफ्ट की बात करें, तो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है F-16, F-35। ये दोनों भी जो यूएस है, वो किसके साथ मिलकर बनाया है, इजराइल के साथ मिलकर बनाया। यदि रडार सिस्टम का बात करें, तो वर्ल्ड का बेस्ट रडार सिस्टम जो है अवेक्स सिस्टम, वो भी इजराइल की है। और भी बहुत सारे डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम चाइना का बात करें, ठीक है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा इस इजराइल और पैलेस्टीन के पक्ष में रहा या अगेंस्ट में रहा, तो चाइना है वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में रहा इस पूरे वॉर के दौरान। ठीक है, क्योंकि पहला रीजन ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया की तरह क्या करता है, बहुत सारा जो टोटल जो एनर्जी सिक्योरिटी उसका है, वो मिडिल ईस्ट और जो अरेबियन कंट्रीज है उस पर डिपेंडेंट है। चाइना मेनली ऑयल कहां से खरीदता है, ईरान से खरीदता है, सऊदी अरेबिया से खरीदता है, इराक से खरीदता है। तो क्या है कि यदि चाइना अगर इनके अगेंस्ट बोलता है, फलस्तीन के अगेंस्ट में, तो ये जो अरब वर्ल्ड में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इनका जो सेंटिमेंट है वो हॉट होगा, और हो सकता है कि वो चाइना को, या तो चाइना का जो रेट है, ऑयल का जो रेट है, वो बढ़ा दे चाइना के लिए, या फिर ऑयल देने से मना कर दे। तो इस टाइम में क्या हो सकता है, चाइना को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है, तो इसलिए वो उसके पक्ष में पूरा खुलकर उतरता है। दूसरी बात क्या है कि इजराइल का चाइना के साथ में बहुत ही कम या तो मार्केट है, या फिर ऑलमोस्ट क्लोज है इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। एक्चुअली में कहा जाए तो इजराइल क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए भी एक रीजन है कि वो चाइना उससे हमेशा खपा रहता है। रिसेंटली अगर आप कहा जाए तो इजराइल ने इंडिया को अवाक सिस्टम दिया। ठीक है, सेम चीज जब चाइना ने इजराइल से खरीदने की ट्राई की, तो इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया। तो ये भी एक मेन रीजन है। प्लस क्या है, चाइना को इतना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी पूरी मार्केट में कैप्चर करना है, और यदि मार्केट कैप्चर करना है तो क्या होना चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन होना चाहिए उस देश के नागरिकों को लेकर, चाइना को लेकर उस देश के नागरिकों में। इसलिए भी वो इजराइल का खुल के विरोध करता है और पैलेस्टीन का खुलकर सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, यदि हम अपने जो सबसे प्यारे नेबर है पाकिस्तान की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अगर आप उनके पासपोर्ट में देखेंगे तो पासपोर्ट में लिखा रहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। ये इजराइल के में वैलिड ही नहीं है, हम इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। क्यों सर, क्यों आखिर ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जो कि आज के टाइम में एक न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, और सिंस न्यूक्लियर पावर है तो ये हमेशा इसकी एक चाह है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में एक सेंट्रल स्टेज रहे। ठीक है, और सेंट्रल स्टेज कब रहेंगे, जब मुस्लिम जो लोगों हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उनकी सेंटिमेंट्स इसके साथ हो, और इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा पैलेस्टीन के एकदम खुला सपोर्ट में रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो इस इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में चाइना ने टर्की और जो मलेशिया और जो कुछ कंट्रीज उनके साथ में मिलकर इनफैक्ट ये भी कहा था पाकिस्तान ने कि क्यों ना हम एक मिलिट्री बनाए जो कि टोटली पैलेस्टीन का सपोर्ट करेंगे, या फिर पैलेस्टीन का रखरखाव करेंगे। यहां तक कि इस लेवल तक वो मूव करने के लिए तैयार थे।
फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कंट्री जो हम बात करेंगे वो है टर्की का। टर्की का क्या रिस्पॉन्स रहा इस इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में। फ्रेंड्स, अगर टर्की के बारे में कहा जाए ना तो ये वर्ल्ड का मोस्ट हिपोक्राइट नेशन है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टर्की वर्ल्ड का पहला ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जिन्होंने इजराइल को ना ही सिर्फ रिकॉग्नाइज किया बल्कि उसके साथ ट्रेड रिलेशन भी स्टैब्लिश किए। आज के टाइम में इजराइल और टर्की के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन, काफी ज्यादा अमाउंट का ट्रेड होती है। ठीक है, और लेकिन इस ट्रेड एक तो एक वन हैंड मुस्लिम बोलता है कि इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा, इजराइल का अस्तित्व हटा देना पड़ेगा, और दूसरी साइड ये क्या करता है, इजराइल के साथ में काफी ट्रेड करता है, उनके साथ में यहाँ तक डिप्लोमेटिक टाइज भी रखे जो कि अदर कंट्रीज में बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए मैं इसे कहता हूं एक बहुत ही हिपोक्रेट नेशन है। अब क्या है कि क्योंकि उसके रिलेशंस अच्छा होने के बावजूद अगर वो इजराइल का विरोध करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, तो एर्दोगन जो है वो उनका मन है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के कैलिफ बन जाए, खलीफा जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड वार वन से पहले सॉरी, जो ये पूरे ऑटोमन एम्पायर थे उनका जो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड का हेड होता था, जो ऑटोमन एम्पायर के जो किंग होते हैं उनको कैलिफ कहा जाता था। तो आज का वो टर्की से ही थे। तो एक्चुअली में टर्की को वही मानना है, टर्की की मैं आज के टाइम का कैलिफ क्यों ना बन जाऊं। ये मेन रीजन है एर्दोगन को। कैलिफ बनना है तो क्या होना चाहिए, उनको भी एक मुस्लिम वर्ल्ड का एक ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, इसके कारण वो इजराइल के फुल के विरोध में आते हैं और पैलेस्टीन के सपोर्ट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंडिया के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। और सिंस हम बात करते हैं दोस्त, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता हूं, मैं आपको पहले बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में द वन एंड ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज द सेल्फ इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को देखती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया में कहां कौन मर रहा है, कितना जनसंहार हो रहा है। यदि उसमें उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो वो उसके सपोर्ट में आएंगे, यदि उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट में आएंगे। अभी तक मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स लेके समझा होगा, आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा कि ये पूरी वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मेथड है। ठीक है, अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम सबसे पहला अगर हम जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, अगर आप हम हिस्ट्री में देखें, जब से इंडिया आजाद हुआ, अगर हम तब से देखें हिस्टोरिकल रीजन में, तो उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से देखा गया है कि बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पैलेस्टीन के सपोर्ट में होता था। इजराइल यहां तक कि बहुत टाइम तक इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था। ठीक है, आखिर क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि 1946 से पहले तक ये जो पूरा एरिया था, जो कि आप फर्स्ट मैप में देख सकते हैं, सिंस वो एरिया पूरी की पूरी पैलेस्टीन का था। ठीक है, और जो यहाँ पर जो इजराइल ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो सिंस उस टाइम इंडिया खुद ही अंग्रेजों से आजाद हुई थी, तो नेहरू जी सख्त क्या थे, कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, उनको लगता था कि अभी अभी एक देश ने हम पर अधिग्रहण कर रखा था, हमने अभी अभी हम उनसे आजाद हुए हैं। ठीक है, तो उनका मानना था कि ये जो होते हैं ना दूसरे देश में जाके इलीगल इस्टेब्लिशमेंट करना, वो इसके सख्त विरोध थे। इसके कारण वो क्या कहते हैं, हमेशा पैलेस्टीन के सपोर्ट में होते थे। दूसरी बात क्या है, दूसरी रीजन ये है कि हम सबको पता है कि नेहरू जी वॉज अ सोशलिस्ट। ठीक है, एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कम्युनिस्ट। तो नेहरू जी जो थे वो रशिया से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और रशिया जो था वो हमेशा से शुरू से ही पैलेस्टीन के सपोर्ट में रहा है, इसलिए क्योंकि इजराइल जो था वो यूएस और ब्रिटेन के बहुत ही करीब था। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो पूरे वर्ल्ड था वो दो भाग में बढ़ चुके थे। एक थे जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर में। ठीक है, एक साइड यूएस था और एक साइड यूएसएसआर था। तो सिंस यूएस के सपोर्ट में था इजराइल, या यूएस इजराइल के सपोर्ट में था, तो रशिया हमेशा इसके अगेंस्ट था और रशिया इसलिए पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था। तो ये भी एक रीजन था कि सिंस नेहरू वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कम्युनिस्ट, सो ही आल्सो यूज्ड टू सपोर्ट पैलेस्टीन। तो ये काफी लंबा टाइम तक ऐसा रहा है कि लगभग इंडिया ने इजराइल के इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनके साथ में डिप्लोमेसी इंडिया की एकदम जीरो थी, कोई डिप्लोमेसी उनके साथ इंडिया ने रखा नहीं। ठीक है, लेकिन विथ मूविंग टाइम हमने देखा है कि विथ मूविंग टाइम धीरे धीरे इंडिया के साथ में इजराइल का जो फ्रेंडशिप था वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते गया। और आज के टाइम में 2014 के बाद में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। ठीक है, हिस्टोरिकल रीजन समझ गए। दूसरी बात है कि इंडिया का गुड रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, इंडिया का गुड रिलेशन होना अरब कंट्रीज के साथ में। फ्रेंड्स, ये कैसे इस पूरे मैटर को किसी तरह से प्रभावित करता है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि सिंस अगर हमें पता है कि हम आज के टाइम में जो मेजोरिटी ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो कहां से करते हैं, वो हम करते हैं सऊदी अरेबिया से, इराक से, कुवैत से। ठीक है, पहले हम ईरान से भी काफी करते थे। तो अगर आप देखो तो ये जो सारी जो कंट्रीज है वो क्या है, वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यदि आप पैलेस्टीन के अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है, और क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर क्या किया था, इजराइल ने अल-अक्सा मॉस्क में भी अपने उनके जो सिपाही थे वो एंटर कर गए थे, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के सेंटीमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया। तो यदि इंडिया इजराइल के खुल के सपोर्ट में आता तो डेफिनेटली ये जो सारे कंट्रीज है ये हर्ट होते, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट जगता, जिसके कारण इंडिया में भी चांसेस था कि या तो वो ऑयल का रेट बढ़ा देते या फिर मे बी इंडिया को मना ही कर देते टोटल ऑयल देने से। तो इस चांस में क्या था, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी थी वो टोटली बहुत ही खतरे में पड़ सकती थी। और फ्रेंड्स इनफैक्ट ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि हम सिंस 1947 है, बहुत पहले से ही हम ये जो अरबियन कंट्रीज है, ठीक है, इन पे हम टोटली तरह से ऑयल इंपोर्ट्स के लिए डिपेंड करते थे। तो ये भी एक रीजन था कि नेहरू जी के टाइम में या फिर उसके बाद वाले टाइम में भी हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, क्योंकि हम अपना एनर्जी सिक्योरिटी को लूज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देखा जाए तो लगभग 18% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज मुस्लिम। और सिंस मुस्लिम की जो सेंटिमेंट्स है वो पैलेस्टीन के साथ में जुड़ी हुई, क्योंकि वो बहुत ही लंबे टाइम तक वहां पर जो अल-अक्सा मॉस्क से वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि वो मुस्लिम वो जो इंटर अटैचमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इंडिया नहीं चाहता कि वो मुस्लिम अपनी जो इतनी बड़ी माइनॉरिटी 18% माइनॉरिटी है उसका विरोध झेलना पड़े। इसके कारण भी वो हमेशा पैलेस्टीन के बहुत हद तक सपोर्ट में उतरते हैं। और जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ना फ्रेंड्स इस मैटर में अगर आप देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अगर देखा जाए तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का बात करें हम उसको हम इजराइल और पैलेस्टीन की तरह देख सकते हैं। जिस तरह पहले 1946 से पहले वो एरिया पूरे का पूरे पैलेस्टीन था, फिर इजराइल आया और धीरे धीरे उस एरिया को ऑक्यूपाई करता गया। सेम चीज इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी आप देखोगे 1947 से पहले या फिर महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे हरि सिंह, अगर उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन देखा जाए तो वो कश्मीर जो पूरा था वो पूरा पार्ट था इंडिया का। लेकिन क्या क्या पाकिस्तान ने उसे इल्लीगली जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में हम अधिग्रहण को वहां सपोर्ट करते हैं, मतलब इजराइल को सपोर्ट करते हैं ओवर पैलेस्टीन, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान ने किया कश्मीर में पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो भी सही हमें मानना चाहिए। लेकिन सिंस हम पीओके में पाकिस्तान का हमेशा विरोध करते हैं, इसलिए मानना यह भी है कि वहां भी इजराइल गलत है और पैलेस्टीन सही है। ये मानना है हमारे जो सेक्रेटरी लेवल के हैं या फिर जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनका ऐसा सोचना है। ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजंस है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप रिसेंटली मैंने अभी कल परसों मैं देख रहा था कि एक्स इजरायली डिप्लोमेट थे, अगर मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, अगर उनका स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि आज के टाइम में इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस है बहुत इतने अच्छे जो मोड पर हैं, इसके पीछे अगर आप इजरायली एफर्ट देखें तो लगभग 95% एफर्ट जो है इजराइल का है और इंडिया का एफर्ट मात्र 5% है। और फ्रेंड्स स्पीकिंग ऑनेस्टली आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। रियली में इंडिया ने हमें कभी भी इजराइल का खुलकर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इजराइल ने इंडिया का हर बार बहुत ही हर फोरम में हर बार इजराइल ने इंडिया का सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जब इंडिया और चाइना का वॉर इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उस वक्त में इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी मोसाद ने उस टाइम में भी उन्होंने इंडिया का इंटेलिजेंस के थ्रू काफी हेल्प किया था। इन द सेम वे 1965 की वॉर हुई थी, वहां उसमें भी उन्होंने इंटेलिजेंस के थ्रू और बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उन्होंने इंडिया को इनफैक्ट सेंड भी किया था। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी उन्होंने सपोर्ट किया था। जब 1971 में अगर हमें पता है कि इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की, तो इनफैक्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमें पता है कि 1967 में इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में 7 डेज वॉर ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। उस टाइम में इतने बड़े त्रासदी के बाद भी उन्होंने 1971 में इंडिया को बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिया था और इंटेलिजेंस से फिर से सपोर्ट किया था। इन द सेम वे 1999 में भी। लेकिन फ्रेंड्स सबसे अजूबा बात यह है कि जितनी बार भी इजराइल की वॉर हुई है अरब कंट्रीज के साथ में या फिर कहीं भी यूएन में उनके खिलाफ रिजोल्यूशन में हुआ, इंडिया ने या तो उनके अगेंस्ट हमेशा इजराइल के अगेंस्ट वोट किया या तो फिर वोट से एब्सटेन किया। तो इंडिया ने कभी वैसा दोस्ती नहीं निभाया, लेकिन इजराइल ने हमेशा अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट दिया। फ्रेंड्स अगर यहां तक की बात करें, अगर यूएन में एक परमानेंट सीट ही बात हो, वहां भी इजराइल इंडिया के सपोर्ट में खुलकर खड़ा होता है। अगर हम कश्मीर की बात करें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, वहां भी इजराइल इंडिया के सपोर्ट में खुलकर खड़ा होता है, लेकिन इंडिया ने कभी उसके इजराइल के उस लेवल में जाकर सपोर्ट नहीं किया। इन द सेम वे रिसेंट अगर आप देखें दोस्तों, बालाकोट में जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था वहां पर इंडिया की जो एयरफोर्स थी उन्होंने स्पाइस 200 बॉम्ब का यूज किया था, दैट वाज आल्सो इजरायली मेड। इंडिया जो खरीदता है अवक सिस्टम है, इंडिया की जो बराक 8 है, वो सारे इजराइल और इंडिया का कोलाबोरेशन ही एक्चुअली में, जो कि इन सारे इतने अच्छे अच्छे जो आज के टाइम में वेपन्स है बनाया इंडिया ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इजरायली सपोर्ट टू इंडिया। अब इजराइल ने इतना इंडिया इजराइल का ना भी सपोर्ट करे तो इजराइल में अभी जैसे आपने देखा होगा इजराइल ने हमेशा इंडिया के खुलकर सपोर्ट में आया, ठीक है। तो आखिर रीजन क्या है, क्यों इजराइल क्यों हमेशा इंडिया के सपोर्ट में आता है।
ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन ये है कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जब इजराइल की हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि इजराइल एक ऐसा ज्यूज एक ऐसे कम्युनिटी है जिनका बहुत बार प्रोजिक्यूशन हुआ। तो जब ज्यूज का प्रोजिक्यूशन हुआ रोमन एम्पायर के द्वारा, या बैक्ट्रियन एम्पायर के द्वारा, या पर्शियन के द्वारा, या ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, इन सारे टाइम में ज्यूज ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी जाते थे ना, वहां पर उनका प्रोजिक्यूशन होता था। हर जगह के देश के राजा उन्हें उनके साथ मार काट करते थे या उन्हें बसने नहीं देते थे। उस टाइम में इंडिया इकलौता ऐसा देश था जो कि हमेशा हर तरीके से ज्यूज को उन्होंने अपनाया। और जैसे कि हमारे साइड बहुत ही फेमस कहावत है ना इंडिया की, एक है, हम वसुदेव कुटुंबकम में ध्यान रखते हैं, मतलब हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड को एज अ फैमिली। तो हमने वहां पर इस जो अपना वसुदेव कुटुंबकम की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल सेट की थी, जिसके कारण आज भी बहुत ही सारे जो इजरायली है वो इंडियंस के प्रति ऑब्लाइज्ड है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है लेजिटिमेसी फ्रॉम दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, सिंस वी ऑल नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोड़। तो क्या होता है, अगर कोई इतनी बड़ी कंट्री जिसकी 136 पॉपुलेशन से आपको अगर लेजिटिमेसी मिल जाए, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से लेजिटिमेसी मिल जाए, तो इजराइल के लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज है वो इजराइल के अस्तित्व को मानते तक नहीं है। ठीक है। तीसरा है क्या कि ह्यूज मार्केट टू सेल डिफेंस प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजरायली टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और वही क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो क्या होता है कि इजराइल को इंडिया में क्या दिखता है, एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट दिखता है। इजराइल ने अभी इंडिया में बराक मिसाइल भेजा, स्पाइस बॉम्ब बेचा, इंडिया को अवैक्स सिस्टम बेचा, और उन्हें पता है कि इंडिया फ्यूचर में भी बहुत सारे इजरायली एयरक्राफ्ट हो गया या फिर ये एम्यूनिशन आर्म्स खरीदने वाला है, इसलिए वो इंडिया के साथ में बहुत अच्छा दोस्ती भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत ही ज्यादा ट्रेड बेनिफिट होता है। और जो फोर्थ है वो क्या है? इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, हमें पता है कि मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वर्ल्ड में बेस्ट है, लेकिन इंडिया के भी जो राव है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर मैं कल ही देख रहा था, एक इजरायली जो मोसाद के जो चीफ थे उनका मैं ये देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उनका मानना था कि इंडियाज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड स्पेशली ही वाज द फैन ऑफ इंडियाज प्रोफेशनलिज्म ऑफ रॉ। ठीक है, उनका मानना था कि जो इंडिया में जो रॉ के जो एजेंट्स है वो बहुत ही प्रोफेशनल है, एंड ही वाज सो सो हैप्पी विद दैट, सो इन्फ्लुएंस्ड विद दैट। ठीक है। थर्ड क्या है कि अब इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम, यहाँ मेन उनको बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप इंडिया के लोकेशन देखें, ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड में पड़ता है पाकिस्तान, उसके पास पड़ता है ईरान। दो ऐसे कंट्रीज है जो कि इजराइल को एकदम देखना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि इजराइल को इस एरिया से डिस्ट्रॉय ही कर दो, खत्म ही कर दो। तो क्या होता है कि सिंस इंडिया का जो लोकेशन है वो इनके सामने है, तो बहुत बार मोसाद और रॉ के बीच में इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होता है उसमें इजराइल को बहुत ज्यादा अच्छे इनपुट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस पहले से मिल जाते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाता है। तो दीज आर 4 रीजंस व्हाई इजराइल सपोर्ट इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो इंडिया की ये जो मिडिल पाथ डिप्लोमेसी है, मध्यम मार्ग, ना हम इजराइल के सपोर्ट में खुल के बोलते हैं, ना हम पैलेस्टीन के सपोर्ट में खुलकर बोलते हैं, तो आपका क्या मानना है? इस पूरे वीडियो के देखने के बाद में आपका जो अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके अनुसार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है आप उससे सेटिस्फाइड है, या फिर इंडिया को खुलकर इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, या फिर इंडिया को अपने पास्ट की तरह हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरह हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का दोस्तों। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।